तो हेलो बच्चा लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम लास्ट 10 इयर्स सीबीएसई बोर्ड के जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन थे, या फिर केस स्टडी बेस वाले जो क्वेश्चन थे, वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। जिसमें मैं यहाँ पे अभी तक तो मैंने 2 चैप्टर की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई है। उसी 2 चैप्टर के मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि मतलब आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन मिल रहे हैं, और साथ में मैं कुछ एग्जाम आइडिया के क्वेश्चन भी जोड़ के लाई हूँ। और ये करीब लगभग अल्कोहल एंड फिनॉल वाले चैप्टर से तो 50 प्लस क्वेश्चन है ये टोटल। हेलो एल्केन्स और ईथर से मैं 30 क्वेश्चन लाई हूँ, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को जरूर एंजॉय कीजिए, और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। अभी अगले ही लेक्चर में मैं आपको अपना पूरा शेड्यूल दे दूंगी, और लगभग हम 20 तारीख तक अपना जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम यहाँ पे करवाएंगे जितने चैप्टर है सभी के पीवाईक्यू तो करवाएंगे ही, और इसके साथ ही हम यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी करवाएंगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे। लगभग 20 फेब तक हम ये सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। तो इसी जोश के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर अगेन स्टार्ट करने से पहले कुछ 2 लाइन हो जाए। तो अभी तो वैसे भी पेपर चल रहा है, तो स्टूडेंट जो है वो अपने पेपर के लिए क्या सोचता है, उसके लिए 2 लाइनें हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आए तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। तो चलो अब इसी के साथ अब अपने एमसीक्यूज क्वेश्चन को सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एरोमेटिक एल्कोहल। तो कल भी मैंने पढ़ाया था एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो बेंजीन से रिलेटेड होते हैं, वही वाले जो आपके कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। तो इसमें देखो इसका आंसर जो होगा, वैसे तो मैंने यहाँ पे ए टिक करा है, एक एक करके हम सारे जितने भी पॉइंट्स है उसको देखते हैं, जितने ऑप्शन है उसको देखते हैं, फिर देखते हैं। जैसे कि हमारा ये फिनॉल था, तो ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है जी। अब अगला वाला जो है वो आपको एरोमेटिक लगेगा, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि मैंने कल एरोमेटिक की एक कंडीशन बताई थी, दैट इज योर sp2 वाली कंडीशन। और इस वाले में हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, दैट इज हियर इट इज sp3 कंडीशन। और sp3 कंडीशन जहाँ पे होता है वहां पे क्या चीज प्रेजेंट होता है, एलिफेटिक जैसी चीजें प्रेजेंट होती है, इसलिए ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, और सी वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, तो है इसमें भी अगर मैं देखूं तो ये जो CH2 यहाँ पे लगा हुआ है ये कैसा हो गया, sp3 हो गया, फिर अगेन वही एलिफेटिक वाली कंडीशन। और अगर मैं इसकी बात करूं आपको, ये भी एरोमेटिक है, तो हाँ ये भी एरोमेटिक है, लेकिन इन्होंने स्पेशली क्या बोला, एरोमेटिक एल्कोहल। इसके अलावा इन्होंने एक किसी भी एक्स्ट्रा ग्रुप के या सब्सटीट्यूटेड ग्रुप के बारे में कुछ बताया नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा सब्सटीट्यूटेड ग्रुप है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट फिर हम मूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। हाउ मेनी अल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 आर कायरल इन नेचर। यानी कितने मॉलिक्यूल होंगे जो कि कायरल इन नेचर होंगे इसी वाले फॉर्मूले से। तो कायरल का अगर मैं देखूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, C4H10 लिखा हुआ है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इसकी वो देखो, जो जो मैंने सिखाया था, यहाँ पे 3 फॉर्मूला आपको बताया था ना, 2n+2 एल्केन के लिए 2n हो जाता है एल्कीन के लिए, और 2n-2 किसके लिए हो जाता है, एल्काइन के लिए। तो ये वाली चीज जो है वो अगर मैं लगभग थोड़ा सा गैस ही कर लूं कि किसको फॉलो कर रहा है, तो दैट इज योर 4। 4 का अगर मैं डबल करूंगी तो 8, और 8 प्लस में 2, इसका मतलब ये 110% क्या रहा होगा, एल्केन रहा होगा। और एल्केन में भी अब मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मैंने 4 कार्बन बना दिए, एक OH अभी इधर लगाया। फिर और कौन से इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे। फिर मैंने एक OH लगाए, 2 स्ट्रक्चर तो इसके मैंने बना दिए। अब मैं इसी तरीके से इसके और कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकती हूँ, तो 4 कार्बन थे, एक OH यहाँ पे लगा दिया, 3 स्ट्रक्चर तो मैंने इसके ड्रॉ कर दिए, और ये सारे क्या कहलाते हैं, इसके आइसोमर कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो देखो 1 स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, और अगर मैं इसका देखूं ध्यान से तो इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा। अब मतलब आप स्टेप वाइज करते जाओ, जैसे कि पहले कार्बन को देखो, फिर ऐसे सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, तो ऐसे स्टेप वाइज देखोगे तो आपका एक भी आइसोमर गलती से भी छूटेगा नहीं, और आप सारे आइसोमर बना दोगे। अब इन्होंने बोला है कि इन सब में से कायरल कौन सा, और कायरल कल मैंने बताया था जिसके 4 कार्बन कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसमें जो 4 कार्बन डिफरेंट है वो वाले कंपाउंड कैसे होंगे, जैसे कि मान लो ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कार्बन डिफरेंट है, इधर ये कार्बन इसके साथ अटैच हो रखा है, लेकिन ये कार्बन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और इसमें तो सेम मैं देखूं तो इसमें तो कोई कायरल बन नहीं सकता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे देखो, ये हमारा 2 कार्बन यानी इथेन वाली चेन, यहाँ पे मिथेन वाली चेन, यहाँ पे OH वाला ग्रुप, यहाँ पे H वाला ग्रुप।
तो ये वाला जो ग्रुप होगा ये कायरलिटी होगा, और जो कायरल होता है उसके जो बीच वाला सेंटर कार्बन होता है उस पर स्टार करके हम मार्क कर देंगे, और इसमें ये ग्रुप सेम है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा, तो कितना आंसर चला जाएगा, फर्स्ट वाला चला जाएगा। आईयूपीएसी नेम ऑफ मेटाक्रिसोल, ये वाली चीज हमने कल पढ़ी थी, जिसमें हम ऑर्थोक्रिसोल, पैराक्रिसोल और ये सारी चीजें हम पढ़ ही रहे थे कल। अब इस वाले में हम यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट करेंगे, CH3 प्रेजेंट कर देंगे। फिर अगला है आईयूपीएसी नेम। मैंने अगेन आपसे कहा था कि आईयूपीएसी वाले नेम के क्वेश्चन तो आसान होते हैं, और अभी तो हम वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको आईयूपीएसी नेम के क्वेश्चन खुद ही प्रैक्टिस करने चाहिए, और उतना भी डिटेल तक आप मत जाना आईयूपीएसी, क्योंकि उसके क्वेश्चन उतने आते नहीं है। हमारे टाइम में भी जो हमें सर पढ़ाते थे वो भी बिल्कुल यही कहते थे कि आईयूपीएसी के उतने क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं आते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन की बात करूँ, क्योंकि 5th भी सेम ही है, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज लेस देन दैट इन द मिथेनॉल ड्यू टू, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होता है वो फिनॉल के अंदर क्यों छोटा होता है किसी कंपैरिजन मिथेनॉल। आंसर क्या चला जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, सिंपल आंसर है इन एरोमेटिक रिंग। चलो और ऑप्शन देखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये इसका मेन रीजन नहीं है, ये करेक्ट है लेकिन मेन रीजन तो नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये भी नहीं होगा, बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा ये, क्योंकि इसका मेन रीजन, ये बात सही है लेकिन मेन रीजन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड से क्या बनाना है, हमें अल्कोहल बनाना है, और डायरेक्टली एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है। तो अगर मैं देखूं H2 और पैलेडियम, ये किस लिए हम यूज करते हैं, कैटेलिटिक रिएक्शन होती थी, और ये किस लिए यूज करते हैं, हम ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते थे, ये तो नहीं होगा। ये भी हम किसके लिए यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं। कल मैंने जो 2 कंपाउंड इसके लिए बताए थे कि आप NaBH4 किस पे लगा सकते हो, तो एक एल्डिहाइड पे लगा सकते हो, और साथ में यहाँ पे कीटोन पे लगा सकते हो। सिर्फ 2 चीज में ही ये वाली चीज यूज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सही है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड माना कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये रिडक्शन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी तरह ये काम करेगा और रिडक्शन एकदम तेजी से करवाएगा। फिर अगला हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो जो होगा जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एक अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपोजिट बिल्कुल वाइस वर्सा चलेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूं इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका क्या होगा, फिर आगे जाकर के ये अगर जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ये चीज आपने रिडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, जो कि आपका अगेन 11th क्लास का टॉपिक था। फिर उसके बाद देखो रिएक्शन विद RMgX फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर मैं RMgX का रिएक्शन करवाऊं, ये वही वाला क्वेश्चन है, तो इससे वैसे भी किसका फॉर्मेशन होगा, अगर मान लो मैं करवा भी दूं कि हाँ करवा दिया, H हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव को क्या चीज पसंद है, वो पॉजिटिव पसंद है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे अल्कोहल चाहिए, तो इसका तो कोई बिल्कुल सेंस ही नहीं बैठ रहा है। अब अगला 8th क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड फिनॉल, इन सब में से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कि फिनॉल बना बना के ही देगा। तो ये देखो फ्यूजन विद NaOH एट 300 ATM बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने टेम्परेचर वाली कंडीशन तो दी ही नहीं। अगर आप इसको डाउस प्रोसेस कहोगे तो आप 100% गलत हो, क्योंकि इसमें टेम्परेचर वाली एक सिंगल टेम्परेचर इन्होंने मेंशन नहीं करा, तो ये रिएक्शन तो गलत हो गई। फिर अगला ये वाला देखो, इसमें क्या करा हुआ है इन्होंने, NaNO2 और HCl वाला, और इसी की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, NaNO2 की जगह मैं HNO2 भी लिख सकती हूँ, तो भी ये रिएक्शन जो होगी वो बिल्कुल सही होगी, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर देगा, फिनॉल। अगेन ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये वाला रिएक्शन पढ़ाया था। अब अगला ये ओलियम, जो कि सेकंड चैप्टर में कल ही हमने पढ़ा था, दैट इज NaOH और H पॉजिटिव के साथ, तो ये हमारा किसका फॉर्मेशन करेगा, ये भी फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा, आप लोग कहोगे, लेकिन यहाँ पे हीटिंग की वजह से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि हीटिंग वाली कंडीशन तो हमें मेंशन ही नहीं थी। और अगर मैं डी की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं देखूं NaOH है और 298 केल्विन है और साथ में HCl भी है, तो क्या ये यील्ड कर सकता है फिनॉल, तो नहीं, ये वाली रिएक्शन तो हमने पढ़ी ही नहीं है कि ये कुछ ऐसा भी NaOH करता है। अगर पढ़ी भी है तो डायरेक्टली NaOH की पढ़ी है, ना कि इस तरीके की, और उसमें भी या फिर NaOH ले लो या फिर NaCl ले लो, ऐसी वाली रिएक्शन है, मतलब ये रिएक्शन तो वैसे भी गलत है। फिर अगला 9th क्वेश्चन करेंगे। अब 9th क्वेश्चन क्या कहते हैं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन दैट इज दिस, मतलब अलग अलग कंपाउंड इन्होंने दे रखा है, व्हेन सब्जेक्टेड टू एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। कल मैंने हाइड्रेशन का बताया था कि क्या ऑर्डर होना चाहिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब देखो इस वाले में ये तो हमारा कितना डिग्री कहलाएगा, मतलब ये कार्बन 2 से अटैच है तो 2 डिग्री, ये वाला कार्बन अगर sp2, खैर ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, अब ये एक से अटैच है तो 1 डिग्री कहलाएगा, ये किसी से अटैच नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, ये सुपर 1 डिग्री कहलाएगा। अब इसके हिसाब से मैं देखूं तो इसी सीरीज हो गए, तो यही वाला बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा, और सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज एन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इन सब में से कौन सा ऐसा चीज है जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की तरह काम करेगा, तो OH नेगेटिव तो नहीं। अब
हाँ, OH नेगेटिव होता है बेस की तरह। चलो और ऑप्शन देखते हैं, क्या पता इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल जाए मेरे को। तो यहाँ पे OR नेगेटिव है। अब OR नेगेटिव जो होता है वो एक बेस की तरह, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसके पास टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा। फिर अगली वाली चीज़ ये होता है कि अगर मान लो कि मेरा फिनाइल है और उसके ऊपर मैंने O नेगेटिव लगा रखा है, तो आप कहोगे कि ये क्यों नहीं कर सकता है अपना ऑक्सीजन, इसके पास भी तो नेगेटिव चार्ज है। लेकिन आप ये भूल चुके हो कि ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाएगा, और इस पूरे मतलब इस रेजोनेंस की वजह से पूरे साइकिल में क्या होता रहेगा, डीलोकलाइज्ड होता रहेगा, और डीलोकलाइज्ड होता रहेगा तो फिर एक जगह तो होगा ही नहीं, तो फिर क्या ही टेंडेंसी रहेगी इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बाहर किसी ग्रुप को। तो बेस का तो काम ही होता है, बेस का काम क्या, ऑक्सीजन देना। जब भी आप बेस या फिर एसिड की बात करते हैं, एसिड का काम है जो जल्दी एकदम फटाफट H पॉजिटिव दे दे, और बेस का काम है जो फट से अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। और अगर मैं ये वाला ग्रुप देखूं तो NO2 का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेना। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस ऑक्सीजन ने दे दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, और कम हो गई। तो अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई तो ये बेस की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो अगेन ये वाला ग्रुप जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। और अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन से ज्यादा जो मिथाइल ग्रुप होता है वो ज्यादा टेंडेंसी रखता है और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा इलेक्ट्रॉन को देने का। तो इसलिए इसका आंसर ये चला जाएगा। फिर अगला हो जाएगा, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। यस, बिल्कुल सही बात है। अगर देखो, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन इथेनॉल, वो तो बिल्कुल ही, ये देखो, लेस एसिडिक तो होता है किसके कंपैरिजन में, इथेनॉल के कंपैरिजन में। नहीं, फिनॉल जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव, जब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और नेगेटिव एटम, देन वो चीज ज्यादा एसिडिक होगी। लेकिन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होगा वो ज्यादा एसिडिक कैसे हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर ही वाले क्वेश्चन में समझाया था कि ये O नेगेटिव हो जाएगा और इसके नाइट्रो वाले पोजीशन पे यहाँ पे मैंने ये चीज लगा दी, ठीक है। अब तो अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन रहता तब तो ये दोनों क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते और साइकिल बनाते। ये अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल तो हो जाते हैं। अब ये इतना ज्यादा एसिडिक क्यों है, इस वजह से, क्योंकि नाइट्रो का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये अपना H पॉजिटिव जो होगा उतनी तेजी से रिलीज करेगा। और हमारा मेन एसिड होने का मोटो ही क्या था कि जो H पॉजिटिव तेजी से रिलीज कर लिए, इसके लिए, इसलिए हमारा ये आंसर इसका क्या चला जाएगा, H पॉजिटिव वाला। ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, मिथाइल का काम क्या है, ये पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। अब मान लो यहाँ पे मिथाइल लगा दूं मैं, तो जब यहाँ पे मिथाइल लगाऊंगी तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ऑक्सीजन पे बढ़ेगी, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो उतना ज्यादा कस के पकड़ेगा एकदम H पॉजिटिव को, जाने नहीं देगा, इसलिए इसका ये चला जाएगा। फिर अगला हो जाएगा ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल। ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल, ऑर्थो वाले पोजीशन पे क्या लगा दिया मैंने, मिथॉक्सी। अगेन OCH3 का जो होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, सेम यही वाला रीजन लिख देना, ठीक है जी। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 12th क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने कल ही पढ़ा था कि सबसे ज्यादा, अगर मैं देखूं तो वाटर का सबसे ज्यादा होता है, एक बार फिर मैं बता देती हूँ। फिर उसके बाद अल्कोहल का होता है, फिर अल्कोहल के बाद जो हमारा हेलो एल्केन था, हेलो एल्केन वाली चीज थी, उसका होता है। फिर उसके बाद जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है उसका होता है। अभी हम आगे जैसे जैसे चैप्टर में मूव करेंगे तो मैं इसमें फर्दरली कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन का और जो भी बाकी के कंपाउंड होते हैं वो मैं इसमें साथ के साथ ऐड करती जाऊंगी। तो इस वाले में देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा, फिनॉल होगा। फिनॉल के बाद वाटर जो अभी बताया, अल्कोहल, और देन उसके बाद ये एसपी, ये भी एसिडिक होता है, लेकिन ये इन सब के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि ये किस कैटेगरी में आएगा, हाइड्रोकार्बन। ये तो इसका आंसर तो पहले ही चला जाएगा, पहले देखते ही इसका आंसर पहला जाएगा। फिर अगला 13 हो जाएगा, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक इन समय से क्या होगा, तो ये एसिडिक होता है, बिल्कुल सही बात है, ये एसिडिक होता है, 100% सही बात है। क्योंकि फिर से ये वही ऊपर दो क्वेश्चन में तो मैंने इसका रीजन रिपीट ही कर दिया कि क्यों एसिडिक होता है। और ये तगड़ा वाला एसिडिक होता है, इसका कैसा इफेक्ट होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट होगा। और इस वाले का कैसा इफेक्ट होगा, ये जो मिथॉक्सी वाला है इसका कैसा होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। और इस वाले का कैसा होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट होगा। फिर ये OCH3 होगा, इसका भी कैसा हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। अब आपको कंफ्यूजन होगी इस वाले नाइट्रो में और इस वाले नाइट्रो में, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा सेकंड वाला जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, किसके कंपैरिजन में, इस वाले के कंपैरिजन में। रीजन क्या है, इसकी सिमेट्रिसिटी है, सिमेट्रिसिटी है तो इसलिए इसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी है कि अपना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके, और जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सेकंड और फोर्थ में कंपेयर करोगे तो सेकंड चला जाएगा। और अब दिक्कत वाली बात है कि आप OCH3 को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे या इस वाले फिफ्थ वाले को दोगे, तो इस वाले के देना, क्योंकि जब हम कभी भी मतलब ऐसे ही एलिमेंट दिए रहते हैं बिल्कुल सेम एलिमेंट, तो हम उसमें मेनली डिस्टेंस के तौर पे डील करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम था इसलिए इसका आंसर ये चला जाएगा इसके कंपैरिजन में।
फिर अगला जो होता है वो फिफ्थ वाला, अब देखो सबसे लास्ट में यहाँ पे इन्होंने फिफ्थ दे रखा है, लेकिन इससे ज्यादा क्या हुआ यहाँ पे थर्ड वाला हुआ, और सबसे ज्यादा क्या हुआ फर्स्ट वाला हुआ, क्योंकि ये तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। मैंने अभी जो बताया था वो इसके और इसके बीच में कंपैरिजन बताया था, तो इसी हिसाब से इसका कौन सा आंसर चला जाएगा, बी वाला चला जाएगा। फिर अगला इन द रिएक्शन गिवन बिलो एक्स इज, अब एक्स वाला कंपाउंड क्या होगा, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। नियो लिखा है तो यानी पक्का पक्का क्या होने वाला है, 3 डिग्री होने वाला है। फिर अगला है पेंटाइल अल्कोहल, कल ही बताया था मैंने, टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेंटाइल को शो करेगा, तो इसमें 5 कार्बन का ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया। और इस हिसाब से ये आगे की तरफ क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा है और साथ में H2SO4 लिखा हुआ है। अब ये वाली रिएक्शन जो होगा वो आप खुद आगे से करना, क्योंकि ये वाली रिएक्शन मैंने कल बहुत ज्यादा डिटेल में आपको करवाया था, दैट इज योर हाइड्रेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे H2SO4 की जगह और भी एलिमेंट आ सकते हैं, जो कि क्या आ सकता है, या तो वाटर आ सकता है, किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ, या फिर क्या आ सकता है, H3O पॉजिटिव आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन कहा जाएगा टर्जरी अल्कोहल और रिएक्शन विद KMnO4 एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी कि जब 3 डिग्री वाला अल्कोहल जो होगा वो अगर रिएक्ट कर गया किसके साथ, KMnO4 के साथ, बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर पे, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब भी एलिवेटेड टेम्परेचर जैसी कंडीशन हो तो हमारी दो चीजें ही पॉसिबल हो सकती है, या तो एल्कीन बनाएगा, उसकी टेंडेंसी अगर होगी तो, और एल्कीन भी वो किसके केस में बनाते हैं, कीटोन के केस में बनाएगा। और अगर मैं उससे ज्यादा, क्योंकि अब ये तो टर्जरी है और कीटोन डी के साथ करता है सेकेंडरी, अब टर्जरी के केस में तो वो अलग अलग जो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना उसी के कंपाउंड बनाएगा, वो भी कोई फिक्स नहीं है कि इसकी चेन कितनी होगी, वैसे तो ये टेंडेंसी रखेगा कि अपनी छोटी से छोटी चेन बना सके। अब देखो एल्डिहाइड नहीं जाएगा, कीटोन नहीं जाएगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन आइटम, ये चला जाएगा। फिर अगला हो जाएगा मिक्सचर, अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर अगला इन्होंने बोला है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी क्या ऑर्डर होगा अल्कोहल का इन द रिएक्शन हो जाएगा। तो अल्कोहल का तो मैंने पहले बताया था 3:2 का 1, और ये वाली रिएक्शन कौन सी जाएगी, इस रिएक्शन का नाम क्या है, लुकास रिएजेंट, और इस वाले में टर्बिडिटी और इन सब पे भी क्वेश्चन था। अभी आगे एक और क्वेश्चन आएगा इसी पे। फिर अगला है द कंपाउंड दैट रिएक्ट फास्टेस्ट विद लुकास रिएजेंट, तो कौन करता है सबसे तेज, जो कौन करता था सबसे तेज, ये 3 डिग्री वाला करता है, और 3 डिग्री वाला अगर कर भी रहा है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, टर्बिडिटी। तो इस हिसाब से आप अपने नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इसका डील करना कि कौन सा आंसर होगा, और फिर उसके हिसाब से टिक करना। फिर अगला हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर अगला है जैसे CH3 CH2OH हो जाएगा, कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस। अब मैं अगर मेरे को इसके अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, इन्होंने लिखा है कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन वो भी अकेले का हाइड्रोजन नहीं, दो हाइड्रोजन, यानी कि जब मैं किसी भी कंपाउंड में दो हाइड्रोजन ऐड कर दूं दैट इज योर हाइड्रोजनेशन। लेकिन इसमें क्या मैंने हाइड्रोजन ऐड करा है, नहीं, मैं तो इसमें क्या कर रही हूँ, ऑक्सीडेशन कर रही हूँ। ऑक्सीडेशन कर रही हूँ तो इसका फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ट्रीटमेंट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये तो इसका काम क्या, रिडक्शन करवाना, मेरे को क्या करवाना, ऑक्सीडेशन। ट्रीटमेंट विद पायरिडीनियम क्लोरोफोमेट, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन में काम करता है, और वो भी OH से एल्डिहाइड बनाएगा क्योंकि कम पावरफुल है। ट्रीटमेंट विद KMnO4, तो KMnO4 के केस में मैंने यहाँ पे दो चीजों में इसको डिफाइन करा है, दैट इज KMnO4H पॉजिटिव, KMnO4OH नेगेटिव। ये 1 डिग्री वाले अल्कोहल के साथ लगेगा, ये 2 डिग्री वाले अल्कोहल के साथ लगेगा, और इसका काम है रिलेशन करना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो होता है, ये दोनों चीज जो है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्ट्रॉन्ग होंगे तो डायरेक्टली किसका फॉर्मेशन करेंगे, एसिड का, और मेरे को एसिड तो बनवाना नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। एंड अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन इज फाउंड टू गिव दिस एंड दिस कंपाउंड, द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल इज एन अल्कोहल, जैसे मान लो कि इज फाउंड टू गिव दिस एंड दिस, ये था हमारा दो कंपाउंड, द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल, तो इसमें अल्कोहल का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो अब एक एक ऑप्शन करके देख लेते हैं। अब चलो ये वाला कंपाउंड है, अब इसी का ऑक्सीडेशन करके देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे किसका फॉर्मेशन होगा, वैसे तो इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो डायरेक्टली क्या बन रहा होगा, एल्डिहाइड बन रहा होगा, और एल्डिहाइड तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, बेसिकली हमें क्या चाहिए, कीटोन, और क्या चाहिए, एसिड चाहिए, तो एल्डिहाइड वाला ऑप्शन तो गलत चला जाएगा। इस वाले में भी अगर मैं देखूं तो CH2 है, CH का 3 मॉलिक्यूल है, और जहां पे 3 मॉलिक्यूल होगा वहां पे तो टेंडेंसी रहेगी मेनली क्या बनने की, या तो एल्कीन बनने की टेंडेंसी रहेगी। फिर अगला जो होता है, या तो एल्कीन बनने की, अभी मैंने ऊपर बताया था वो भी कीटोन के केस में, लेकिन ये 3 डिग्री है तो या फिर क्या रहेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगी। अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो रहेगी, लेकिन अब मैं अभी और ऑप्शन देखती हूँ कि और कहीं इसी कंडीशन को तो फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखो इस वाले में COH है, इसमें तो दो ही ग्रुप है, तो यहाँ पे तो क्या बनेगा, कीटोन बन रहा होगा। फिर अगला वाला जो होगा, जैसे कि यहाँ पे समझो, जैसे कि CH3 है, CH है, और OH हो जाएगा, CH2 CH3 हो जाएगा। अब अगर मैंने इसी वाले कंपाउंड में OH को यहाँ पे लगा दिया, जैसे ये CH3 है, CH हो जाएगा, और यहीं पे इन्होंने क्या लगाया हुआ है, CH लगाया हुआ है, एक तो H के साथ ये कनेक्ट है, एक नीचे OH के साथ और कनेक्ट है, इधर CH3 है, फिर C हो जाएगा, फिर ये H के साथ कनेक्ट है, और फिर ऊपर की तरफ किसके साथ कनेक्ट है, OH के साथ, और यहाँ पे अगेन CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और CH3 भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके पास टेंडेंसी है
अगर मैं इसी कंपाउंड को क्या करने में लगी पड़ी हूँ, रिड्यूस करने में लगी पड़ी हूँ। अब मान लो ये OH ग्रुप है, अगर मैं इस OH ग्रुप को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे शिफ्ट करूंगी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक इधर ऑक्सीजन ऐड करो, एक इधर ऑक्सीजन ऐड करो, इधर से तो बन जाएगा ये वाला ग्रुप जो कि यहाँ पे दे रखा है CH3COH, और इधर दूसरे वाले साइड से क्या बन जाएगा CH2CH2CH2। मतलब इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब तो यही होता है कि जैसे ये OH ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट होगा उसको जस्ट शिफ्ट करो। और शिफ्ट कैसे करोगे, जो अल्फा हाइड्रोजन की काउंटेशन थी उस हिसाब से करोगे। तो उसी हिसाब से हमने करा इसे, और फिर उसके बाद इसको तोड़ा, इधर हमने O लगाया, इधर O लगाया, दैट इज ऑल which reaction, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर अगला हो जाएगा which of the following compound will react with sodium hydroxide solution in water। इन सब में से ऐसा कौन सा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड जो कि पानी के साथ रिएक्ट करेगा। तो पानी के साथ ये तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, NaOH। ये वाली रिएक्शन मैंने कल भी पढ़वाई थी आपको NaOH के साथ। फिर अगला हो जाएगा C6H5 हो जाएगा CH2OH। तो इसका तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बनता है क्योंकि ये अगेन क्या है sp3 है, और इस वाले का भी कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि मैंने कल जो ये NaOH वाली रिएक्शन थी वो मेनली किसके साथ पढ़ाई थी, फिनॉल के साथ। ना इसका कोई सेंस बनता है कि ये सारे एलिफेटिक में चले जाएंगे। चलो अब 21 क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे OH ग्रुप हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा और NaOH हो जाएगा। ये कौन सी वाली रिएक्शन थी और इसने क्या बनाया, ये सैलिसाइल एल्डिहाइड। कल ही मैंने पढ़ाया था, दैट इज क्या पढ़ाया था वो, रीमर, ताऊ के आलू और कोलैब की कार। कल पढ़ाया था, यही इसी वाले रिदम के साथ मतलब याद करवाया था। और इसमें अब ये देखो जो ये CHCl3 है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन और CCl2 के साथ ये रहता है। अब जब इसके साथ रहता है तो इसको हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, डाइक्लोरो कार्बिन कह देते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, डी वाला चला जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा मोनो क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH। अब ये मोनोक्लोरीनेशन ऑफ टोलिन कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो कि ये हमारा क्या था, टोलिन का स्ट्रक्चर था। ये भी कल मैंने क्वेश्चन करवाया था और ये भी कहा था कि अगर सनलाइट होता है तो मेनली हम सेम करते हैं किसकी तरह बिल्कुल सेम करते हैं, फ्री रेडिकल वाले मैकेनिज्म की तरह। अब ये हमारा है टोलिन, इसके अंदर हमने क्या डाला, सनलाइट डाला। सनलाइट डालेंगे तो फिर हमारा किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, अगर हमने सनलाइट डाला तो इसमें का जो, अब ये मैं थोड़ा सा डिटेल में अभी बता देती हूँ। जैसे कि ये H है, ये H है, अब ये वाला H निकल जाएगा। अब यहाँ से जो H निकलेगा उसके साथ हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, क्योंकि NaOH है ना, तो ये H निकला, पॉजिटिव चार्ज निकला, यहाँ पे क्या छोड़ के गया, नेगेटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज छोड़ के गया तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये वही sp3 वाला मैकेनिज्म चलेगा। और अगर मान लो तुम खुद सोचो, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्योंकि H पॉजिटिव निकला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा ना, कॉन्जुगेशन मिल जाएगा। और हम चाहते भी क्या है, कॉन्जुगेशन ही बनाना चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, डी वाला चला जाएगा। ऑर्थोक्रिसॉल और मेटाक्रिसॉल का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, और ना इसका कोई सेंस बनता है डाइहाइड्रोक्सी टोलिन का। ये नाम देख के इतना भयानक लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथाइल इथाइल कीटोन, यानी इन सब में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि मिथाइल इथाइल कीटोन बनाएगा। मैंने कल बताया था कि नॉर्मली ये कीटोन और ईथर के नेम में कि जो भी बड़ा होता है वो हमेशा लास्ट में आता है। तो इथाइल इन्होंने पीछे लिखा हुआ है तो ये बड़ा है तो इसको पीछे लिख दो, और बाकियों को आगे लिख दो। और एक बीच का कीटोन का सिंबल तो ये होता ही है। तो इन्होंने बोला है अगर मैं इन सब में से ऐसी कौन सी चीज है जिसको अगर ऑक्सीडाइज करूँ तो मेरा इसका फॉर्मेशन हो जाए। तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि मेरी जो भी चीज होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज है, कीटोन प्रेजेंट है, और यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट है, तो मेरी जो भी चीज होगी वो 2 डिग्री की ही होगी। तो अब देखो इसमें 2 डिग्री वाला कौन सा ऑप्शन है, प्रोपेनॉल है। तो इसके कार्बन काउंट करो 1 2। अब वैसे तो इसकी नंबरिंग इधर से स्टार्ट होती है, इधर से स्टार्ट होगी, इधर से। लेकिन मैं अगर वैसे काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4 4 कार्बन है। क्या इस वाले ऑप्शन में 4 कार्बन आ रहा है, तो नहीं होगा। फिर 1 वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 इसमें आ रहा है। फिर और पढ़ेंगे टर्जरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता क्योंकि टर्जरी ना तो मेरा प्रोडक्ट में आ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, ये मतलब आपको रिएक्शन लिखनी भी नहीं पड़ी और आपका आंसर बिल्कुल सामने, द रिएक्शन ऑफ दिस विद NaOCH3 फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब आप ये समझो कि NaOCH3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह अगर इसने काम कर दिया तो यहाँ पे 3 डिग्री के साथ, अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि टेंडेंसी क्या होती है ज्यादातर क्या फॉर्म करने की, एल्कीन। और पूरे क्वेश्चन में एल्कीन का एक ये वाला ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन है। अगेन आप इसमें कार्बन को काउंट करो और फिर अपना आंसर निकालो कि कौन सा चला जाएगा। ठीक है जी, फिर अगला 25 पर बढ़ेंगे। इस वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉग इज करेक्ट, इन सब में से ऐसी कौन सी चीज है जो कि 100% सही है, दैट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। पीके वैल्यू ये चीज है और ये चीज है। चलो पहले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा जो है वो मेटानाइट्रोफिनॉल जो है, दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि किस तरह बनेगा। तो ये हो गया हमारा, ये देखो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यानी ये तो फिनॉल बना दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे OH ग्रुप लिखेंगे, फिर यहाँ पे नाइट्रो लगा देंगे। तो हमें पता है इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, इसका Ka वैल्यू ज्यादा है
किसकी वजह से? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये चीज मैंने बताई थी आपको कि किसकी वजह से ये देखने को हमें मिलेगी, इंट्रामोलिकुलर वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। और इस वाले में तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब जब इसका के ज्यादा तो पीके क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में, यानी इसका पीके क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो अब डाटा तो हमें या फिर मेरे को या आपको तो याद नहीं होगा, तो इन दोनों में कंपैरिजन कर लो। अपोजिट दे रखा है, इसका डाटा तो ज्यादा दे रखा है लेकिन अपोजिट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत चला जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बेंजीन 1,2 डायॉल लिखा हुआ है जिसे हम कैचॉल कह देंगे, बेंजीन 1,4 डायॉल लिखा हुआ है क्यूनॉल कह देंगे। फिर ये कल वाली चैप्टर में मैंने आपको बताया था कैचॉल की मतलब ऐसे होता है फॉर्मेशन, क्यूनॉल का जो ऐसे करके स्ट्रक्चर सिखाया था कल, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। आप अगर समझ ना रहा हो तो उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। C6H5 हो जाएगा, OH हो जाएगा, CHO सेलिसाइल एल्डिहाइड। इन्होंने फिर यहाँ पे सेलिसाइल एल्डिहाइड कहा, बिल्कुल सही बात है। अब आप इसको मानोगे सेलिसिलिक एसिड, लेकिन सेलिसिलिक एसिड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है? Na प्रेजेंट है। फिर अगला Na पेंटेन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमें इतना दे रखा है, और जबकि इथॉक्सी इथेन दे रखा है जब जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमें ये दे रखा है। तो ये आंसर तो बिल्कुल गलत सा है, क्योंकि इस केस में ये इंपॉर्टेंट केस है। और ये पता है इसमें तो एमसीक्यू के नाम पे पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो आता है या तो 1 मार्क्स में आपके किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि एन पेंटेन जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हमेशा ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? इथॉक्सीथेन। रीजन इज दैट कि वीक वंडरवॉल्स फोर्स लगेगा, इसी वजह से ये कंडीशन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली है। फिर अगला 26 क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉग। अब इस एनालॉग को अगर मैं कंप्लीट करूँ तो पिनेटोल वाला मैंने कल ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में स्टार भी मार्क करवाया था, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। मैच द स्पीशीज चैप्टर 2 में ये होगा, मैच द स्पीशीज इन द कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट इन कॉलम, करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। अब इसमें करेक्ट आंसर देखो, अब ये वही बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड है जिसमें वाटर, अल्कोहल, आरएक्स, ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, तो ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना। फिर उसके बाद जो होता है, अब देखो असर्शन एंड रीजन पे पढ़ते हैं। तो पहला जो होता है वो कहता है कि मेरा दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट होगा, और रीजन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का होगा। दूसरा कहता है कि दोनों सही होगा लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तीसरा कहता है कि असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है, और असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, जो चौथा वाला स्टेटमेंट है। लेकिन पेपर में एक बात ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड के पेपर में ये गलती वो लोग हमेशा जानबूझ के करते हैं कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, उसी का या तो फॉर्मेट या तो ऊपर नीचे कर देंगे या फिर बिल्कुल स्टेटमेंट ही बदल देंगे। तो ये हमेशा से यही वाला सीक्वेंस बिल्कुल रटना मत, क्योंकि ये टाइम टू टाइम बदलता रहेगा, और पेपर में जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, ये आईपीएसी का क्वेश्चन खुद से करना। फिर उसके बाद असर्शन है और रीजन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन द मिथॉक्सीमिथेन। क्या बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का हायर होता है किसके कंपैरिजन में? मिथॉक्सीमिथेन के कंपैरिजन में, हाँ तो होगा। तो अल्कोहल का तो वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल, तो नहीं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या इथेनॉल में? नहीं। कौन सी होती है? इंटरमोलिकुलर होती है। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा? सी वाला जाएगा, जो कि ये कहता है कि हमारा असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन क्या है? फॉल्स है। फिर अगला हो जाएगा C2H5 इज वीकर बेस देन फिनॉल बट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन फिनॉल। ये देखो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि वीकर बेस है। पहली बात तो ये एसिड है, फिनॉल भी क्या है? एसिड है। तो तुम इसको बेस के साथ कैसे डील कर रहे हो? तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा। बट इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन फिनॉल, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है किसके कंपैरिजन में? फिनॉल के कंपैरिजन में। तो अगर ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा किसके कंपैरिजन में? फिनॉल। अब फिनॉल का काम है ओ चार्ज पे नेगेटिव, तो इसके पास ज्यादा टेंडेंसी है ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, लेकिन OH के पास उतनी टेंडेंसी नहीं है। इसमें अगेन मैंने वही वाला रीजन मैं फिर से लिखवाऊंगी, दैट इज ऑफ कॉन्जुगेशन। देख रहे हो वही 2-3 पॉइंट जो मैंने पढ़ाए थे बिल्कुल वही हर जगह रिपीट हो रहे हैं, तो वही वाले चीज वही 3-4 पॉइंट याद कर लो, हर क्वेश्चन में वही लगेगा। फिर अगला स्टेटमेंट क्या कहते हैं? इन फिनॉल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन इज विड्रॉन टुवर्ड्स द रिंग ड्यू टू द रेजोनेंस। क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये तो बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा? डी, दैट इज इनकरेक्ट बट डी इज करेक्ट। असर्शन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द मेटानाइट्रो मेटा एंड पैरा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो लेस सॉल्युबल होता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल एग्जिट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। ये भी बात सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल इन द सेंस ये है कि चाहे वो मेटा नाइट्रोफिनॉल हो चाहे पैरा नाइट्रोफिनॉल हो, दोनों के अंदर टेंडेंसी होती है और दोनों के अंदर बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों ही क्या फॉर्म कर सकते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंटरमोलिकुलर वाला कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? हाइड्रोजन वाला बॉन्ड हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा, अब जैसे यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, अब इसी के बेसिस पे लिखा हुआ है। चलो अगला वाला पढ़ते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज वीकर एसिड देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, बिल्कुल सही बात है। क्या ये वीकर एसिड होगा? नहीं, गलत बात है, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है वो, ये देखो यहाँ पे लिखा है इज अ वीकर एसिड। क्या ये कमजोर एसिड है क्या पैरानाइट्रोफिनॉल से?
हाँ, तो वीकर एसिड तो होगा ही ना, क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं, और जहाँ पे इंटर और इंट्रा में हमेशा कंपैरिजन होते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूल जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स ऑर्थो आइसोमर वीकर देन पैरा आइसोमर। तो अगर देखा, वही मैंने बोला इंटरमॉलिक्यूलर, सेम रीजन इन्होंने मेंशन करा, तो ये ऑप्शन जाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। ये वाली बात बिल्कुल सही है। नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनॉक्साइड, ये वहीं ऊपर मैंने बिल्कुल जो ऑर्डर नहीं था जिसमें अरेंज करना था उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। इन लुकास टेस्ट 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली, बिल्कुल सही बात है। फिर कहता है एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड कंसंट्रेटेड HCl इज कॉल्ड द ल्यूकास रिएजेंट। क्या हम इसी चीज को ल्यूकास का रिएजेंट कह देते हैं? तो ये भी सही तो है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये, इसमें इनको ऐसे लिखना चाहिए था कि टर्बिडिटी होती है, टर्बिडिटी होगी तो ही तो वो रिएक्शन क्या होगी, एकदम फास्ट फास्ट होगी। तो ये ऐसा रीजन तो इन्होंने कुछ मेंशन करा नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे 8th क्वेश्चन, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड गिव्स बेंजोक्विनोन, ये बात सही है, कल ही ये रिएक्शन पढ़ी है। प्योर फिनॉल इज कलरलेस बट टर्न पिंक ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोनोक्विनोन, यानी ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि ये होता है कि जो क्रोमिक एसिड होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है तो उसके पास इतनी टेंडेंसी होती है, इतना पावर होता है कि वो तुरंत से पहले ऑक्सीडेशन कर देता है, तो इसलिए इसने ऊपर नीचे का ऑक्सीडेशन कर दिया। तो इसका रीजन सही नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड ऑप्शन जाएगा, फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है, ज्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिगार्डिंग। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का काम क्या था कि एक को हटाओ और दूसरे को लगाओ, यही चीज। अब ये ज्यादा रिएक्टिव इसलिए होता है कि वही होगा कि अगर मान लो O नेगेटिव है, ठीक है, अब O नेगेटिव H से अटैच हो रहा है, अब H निकल रहा है तो O तो रहेगा ही ना, इसी वजह से तो ये सब्स्टिट्यूशन की टेंडेंसी रखेगा। अब देखो मैं पूरा अच्छे से समझाती हूँ तो अच्छे से और समझ आएगा। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप, और हर एक वाले पे कितने कितने ये तो वैसे तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, तो ऐसे करके 6 हाइड्रोजन लगा दो। जब ये H पॉजिटिव निकला यहाँ से, ठीक है, H पॉजिटिव निकला, यहाँ पे मैंने दूसरी चीज को डाला, तो ये काम तो करता है ना फिनॉल, तो फिनॉल के अंदर ये टेंडेंसी तो है। अब ये टेंडेंसी क्यों है? इन केस ऑफ फिनॉल द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ये जो इसका जो भी कार्बोकेटाइन बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। तो ये भी बात बिल्कुल क्या है, सही है। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं 10th क्वेश्चन हो जाएगा, फिनॉल गिव ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल और नाइट्रोजन विद HNO3 एंड H2SO4 मिक्सचर हो जाएगा। तो ये गलत बात है, इन्होंने लिखा है कि कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, जबकि कंसंट्रेटेड के साथ मैंने कल ही पढ़ा था कि वो तीनों जगह पे नाइट्रो लगाता है, कल ही पढ़ा था ना ये वाली रिएक्शन की, यहाँ पे भी नाइट्रो लगाएगा, फिर नीचे भी एक नाइट्रो लगाएगा, फिर यहाँ पे भी एक नाइट्रो लगाएगा, और ऊपर की तरफ तो OH है ही। अगर लेकिन डाइल्यूट लिखा रहता तो आंसर चला जाता सही। अब इसका डी ऑप्शन देखूं मैं तो OH ग्रुप हो जाएगा, इन फिनॉल हो जाएगा, इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी जो OH ग्रुप होता है फिनॉल के अंदर वो कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, सही है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, डी चला जाएगा। और डी वाला ऑप्शन क्या कहता था, डी वाला ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या कहता है, असर्शन इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, तो आर जो है वो इसका बिल्कुल सही सा है। फिर अगला मैं देखूं तो हम कहाँ तक पहुंचे थे, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन हो गया, 10th भी हो गया था, और फिर उसके बाद 11th, लाइक ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इज आल्सो कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। तो ये क्या इसके प्रेजेंस में होता है? तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फिनॉल इतना पावरफुल है, मतलब इतना पावरफुल एसिडिक करेक्टर है इसके अंदर, तो इस को किस एसिड की जरूरत है? जब इतना पावरफुल है तो किसी की जरूरत नहीं है। लुइस एसिड पोलराइजेस द ब्रोमीन मॉलिक्यूल, इसने रीजन भी दे दिया, लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, डी, क्योंकि पहली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत सी है। फिर अगला हो जाएगा द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एसिड क्लोराइड टू फॉर्म ईथर अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। अब ये बोला है इन्होंने कि जो फिनॉल का रिएक्शन होता है किसके साथ, एसिड क्लोराइड इन द सेंस CaCl3 टू फॉर्म ईथर अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो ये वाली रिएक्शन जो होती है वो किसके प्रेजेंस में होते हैं, पायरिडीन। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा एसिड क्लोराइड जो है, अब देखो जैसे ये रिएक्शन ही मैं करके बता देती हूँ, जैसे ये फिनॉल है, अब ये हमारा क्या हुआ, फिनॉल हो गया, और एसिड क्लोराइड बोले तो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl के साथ, ठीक है। अब इसमें ये रिएजेंट अपना खुद ही लिख लेना। अब देखो यहाँ से Cl निकला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे O नेगेटिव है तो O नेगेटिव है तो O के साथ कौन सी वाली चीज आनी चाहिए, पॉजिटिव वाली चीज आनी चाहिए, और 100% कौन सी चीज ही आएगी, पॉजिटिव वाली आएगी, और ये कहीं ना कहीं किसका फॉर्मेशन कर लेगी, इस चीज का फॉर्मेशन कर लेगी। तो यही चीज वो कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एसिड क्लोराइड टू फॉर्म ईथर अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो पायरिडीन की जरूरत होती है इसमें, हाँ होगी, इसलिए होगी क्योंकि ये जो होता है ना, जब हम नॉर्मली सीरीज पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, एसिड का क्लोराइड लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, एल्डिहाइड लिखते हैं। मतलब नॉर्मली अगर
ये कोचिंग वगैरह में पढ़ाते हैं कि मतलब ये जो सीरीज होती है पूरी एक लंबी सीरीज होती है, उसमें वैसे भी एसिड क्लोराइड इतना एसिडिक तो कोई होता नहीं है, इस वजह से हमें पायरिडीन डालते हैं हम ताकि इसको थोड़ा सा माइल्ड बना सके। फिर अगला पायरिडीन इज अ बेस, सो इट न्यूट्रलाइजेज द HCl फॉर्म्ड एंड प्रोसीड द रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, वही चीज में जो मैंने बताई। फिर अगला हो जाएगा COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, यानी जो बॉन्ड एंगल होता है किसके अंदर अल्कोहल का, वो थोड़ा सा कम होता है किसके कंपैरिजन में। ये भी कल NCERT की लाइन थी और ये वाली लाइन जो है वो बिल्कुल सही है। दिस इज ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन, रीजन भी मैंने कल अच्छे से एक्सप्लेन करा था विद एग्जाम्पल, विद 2 लाइन में मैंने बताया था, वो 1.5 पेज का जो भी इन्होंने लिखा था। मिथॉक्सी इथेन रिएक्ट विद HI टू गिव इथेनॉल एंड आयोडोमिथेन। अगर मैं मिथॉक्सी इथेन, इथेन को फिर से कहाँ पे ले लेंगे, लास्ट में ले लेंगे। अगर ये HI के साथ रिएक्ट कर गया ना तो क्या देगा, टू गिव इथेनॉल एंड आयोडोमिथेन। तो अगर मैं ये देखूं, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, ये पहली बात ये देखो कि कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री है तो इसमें हमेशा आई जो था वो किसके साथ जाता था, जो छोटा वाला एल्काइल होता था उसी के साथ जाता था। इसलिए इस वाले में कौन सा वाला चला जाएगा, ये वाला छोटा वाला एल्काइल है तो इसी के साथ चला जाएगा। तो इसमें क्या बन जाएगा, CH3 I बन जाएगा एंड CH3 CH2O के साथ H बन जाएगा। क्या इन्होंने भी यही दिया है, तो इन्होंने भी यही दिया, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI फॉर्म द SN2 मैकेनिज्म। हाँ तो ये SN2 मैकेनिज्म तो है ही, मैंने कल सिखाया था। SN1 जो होता है वो किस पे लगता है, देखो अगला क्वेश्चन है अभी बताती हूँ। जैसे कि अब इस वाले में ये क्वेश्चन है, अब मैंने इसमें आयोडीन डाला एंड CH3 ऑन ट्रीटमेंट विद HI। अगर 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री में तो आंखें बंद करके मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव चार्ज लगा और पॉजिटिव के साथ क्या चिपकेगा, नेगेटिव। नेगेटिव चिपकेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वाला आ जाएगा। और ये रिएक्शन किस पे बेस्ड है, SN1 मैकेनिज्म पे बेस्ड है। और SN1 तो पता ही होगा आपको क्या कहता है कि कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन क्या कहता है, 3,2 माय नेम इज कार्बोकेटाइन, इस पे बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं इसी रिदम के साथ। फिर अगला ये देखो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में बिल्कुल गलती मत करना कि ये पैराग्राफ पढ़ने बैठ रहे हो, पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन में अगर लगे कि आंसर नहीं है देन ऊपर पैराग्राफ में जाना, नहीं तो पहले पैराग्राफ पढ़ने ही नहीं बैठ जाना कि अगर 1.5 पेज का पैराग्राफ हो, पता लगे कि वही 1.5 पेज ऐसे निकल गया और उसमें आंसर भी नहीं मिला। वैसे चांसेस है कि आंसर नहीं मिलेगा उसमें। द कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट मेंशन इन द स्टडी अबव कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट। अब जो कॉपर बेस्ड है, अब ये वाला पहला क्वेश्चन तो खुद से करना क्योंकि ये ऊपर पढ़ना पड़ेगा फिर देखना। और कॉपर का तो वैसे भी कल मैंने एक नॉर्मल रिएक्शन करवाया था कि जो 2 डिग्री है अगर, तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, कीटोन का। अब अगला है कि कॉपर से इतना ज्यादा पावरफुल तो होता नहीं है। अब देखो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट बता देती कि कॉपर Ag का क्या काम है, OH है तो उसका क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। अगर एल्डिहाइड है इसी कॉपर और G के प्रेजेंस में तो क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। मतलब ये माइल्ड है, उतना पावरफुल है नहीं जो रिएक्शन करे। फिर अगला हो जाएगा, द कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग द कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट आर आल्सो made by ozonolysis, that is butane 2ene। देखो the carbonyl compound formed when ethanol get oxidized, यानी इथेनॉल बना लो पहले, C2H5OH। this copper based catalyst can also be obtained by ozonolysis, यानी ये वाली कैटलिस्ट जो है उसको मैं किसका ओजोनोलाइसिस करूँ जो मेरे को मिल जाए, ब्यूटवनीन तो नहीं होगा क्योंकि ओजोनोलाइसिस नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा सा। और ये वाली चीज जो है वो 11th में आपने पढ़ी होगी कि बेंजीन रिंग का वैसे भी क्या करते हैं, अगर इसको ऐसे बीच से तोड़ देते हैं बॉन्ड तो हर जगह हमें क्या मिल रहा होता है, यही चीज मिल रहा होता है। इसका आंसर क्या चला जाएगा, ब्यूटवीन चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक वाली पोजीशन कल मैंने बताई थी, अभी मैं शॉर्टकट बता रही हूँ, दे रही हूँ, ऑप्शन अपने आप से ही आप टिक करोगे, ठीक है। अब देखो ये क्लोरीन लगा है, ये कार्बन, इस कार्बन को छोड़ दो, जिससे अटैच है उसको छोड़ दो और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब ये एलाइलिक कहलाएगा। अब इन सब में से पढ़ लेना कौन सा है नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, उस हिसाब से कर लेना। फिर अगला देखो, अब अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा ये उस पर बेस्ड है कि जो रिएक्शन, ये क्वेश्चन वैसे आते हैं बोर्ड में भर भर के आते हैं कि जिसमें हम स्टेप के साथ फॉलो करते हैं। तो इन क्वेश्चन का सबसे अच्छा ट्रिक है कि जो लास्ट पॉइंट है उसी को पकड़ लो, स्टार्टिंग वाले को मत पकड़ना उतना। बेंजाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट, यानी कि कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट है, ठीक है, गिव्स अ कंपाउंड A which on reaction with KOH gives compound B and C। compound B on oxidation with KMnO4 dot KOH gives compound C। compound A B C is respectively। अब इसमें A B और C ये मतलब कौन कौन से कंपाउंड होंगे, तो सबसे पहले हम पीछे से मैंने कहा था पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले लिखो A B C मतलब किस तरह वो करे, तो इससे थोड़ा सा और पहले जाएंगे तो कंपाउंड B on oxidation with KMnO4। यहाँ पे देखो B और C के साथ मैंने लिखा, KMnO4 के साथ रिएक्शन दिया और फिर वो क्या बना रहा है, C बना रहा था। और फिर यहाँ पे KOH तो दे ही रखा था। अब ऐसे पीछे से क्वेश्चन पढ़ते जाओगे ना तो अपने आप ये स्टेटमेंट बन जाएगी। और एक बार ये स्टेटमेंट बन गई बस फिर और क्या करना है। अब देखो यहाँ पे कॉपर Ag अगर मैंने डाला 573 केल्विन पे, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पूरी रिएक्शन खुद लिख लेना, यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा और इसमें KOH डाल दिया मैंने। और KOH अगर डालती तो कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन, ये आपने एल्डिहाइड में पढ़ा होगा और आगे भी मैं अभी अगले वन शॉट में पढ़ाऊंगी
कि कैसे ये KOH के साथ रिएक्ट करेगा, और अगर ये एल्डिहाइड है तो एक बार क्या करेगा रिडक्शन, एक बार क्या करेगा ऑक्सीडेशन, और इस हिसाब से पूरा रिएक्शन बना देगा कि मतलब अब इसमें ये बेंजीन रिंग अपने आप जोड़ लेना और इसी के हिसाब से जो ऑप्शन इन सब में से करेक्ट है वो कर लेना। फिर अगला है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस ऑन रिएक्शन विद कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट गिव्स कंपाउंड वाई which reduces toluene reagent X on reaction with sodium metal Z. What is the product Z with 2-chloromethyl propane? अब देखो मैंने भी यही मेथड फॉलो करा कि पीछे से पढ़ना चालू करा इस रिएक्शन को, और इसी में मैंने बिल्कुल देखो ये क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था इसलिए मैंने अपना PDF इसी में अटैच कर दिया है कि आप क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। तो इसमें वही वाली रिएक्शन थी, वैसे तो स्लाइड थोड़ी सी पीछे हो गई तो मैं यहीं पे अभी आपको समझा रही हूँ। तो देखो एक्स को ऐसे लिख लेना, पहले वैसे पढ़ना चालू करना इस न्यू प्रोडक्ट को बनाया पहले, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा पीछे गए Z मिल गया, फिर उसके पीछे गए तो X मिल गया, ऐसे करके कनेक्टिविटी बना लेना। अब जब एक बार कनेक्टिविटी बन गई तो उसमें एक यूनिक पॉइंट ढूंढना, तो उसमें ये वाली बात लिखी हुई थी जो कि मेरे को अभी तक भी याद है कि ये जो वाई वाला कंपाउंड है वो जो है वो टॉलेंट टेस्ट देने में क्या है एकदम वेरीफाई हो रखा है टॉलेंट टेस्ट देने के लिए। तो टॉलेंट टेस्ट की भी मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख दी है और इसकी डिटेल में अभी वन शॉट में फिर बताऊंगी। दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट जिसे हम कह देते हैं। इसमें ये रिएजेंट हो गया AgNO3O2 और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और साथ में Ag हो गया, उसके हिसाब से हम यहाँ पे एल्डिहाइड को लिख देंगे, दैट इज टॉलेंट वाला रिएजेंट, ठीक है। अब ये टॉलेंट से मेरे को क्या पता चला कि वाई 110% क्या होगा एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन के साथ तो ये रिएक्शन देता ही नहीं है। बस फिर क्या था, अब थोड़ा सा मैंने एज्यूम कर लिया कि हाँ यही होगा। अब एल्डिहाइड, अब मेरे को यहाँ पे इन्होंने एक प्रोडक्ट दे रखा है, देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट का इन्होंने मेरे को नाम दे रखा था कि जैसे CH3 है CCl3, ये वाला तो इन्होंने नाम दे रखा था मेरे को कि हाँ ऐसे ऐसे करके रिएक्ट करता है और इससे ही कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। अब मेन दिक्कत ऐसे क्वेश्चनों में आती है कि मेरे को कार्बन की चेन कितनी लेनी है। तो एक बार फिर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और जब ये दिक्कत आए तो घबराने की बजाय उस क्वेश्चन को जाके देखो कि उस क्वेश्चन में बोला क्या गया है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दे रखा था। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो, ऑन रिएक्शन विद कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट व्हिच रिड्यूसेस दिस और रिएक्शन विद सोडियम मेटल। देखो अब तो इन्होंने ये पूरा कंपाउंड का नाम ही दे दिया, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर एक काम करना, आप इस एल्डिहाइड को मतलब इसी कार्बन के साथ अब थोड़े से हाइड्रोजन थोड़े से ऑक्सीजन तो अलग होंगे ही, मतलब कार्बन के नंबर लेकिन सेम रखना। सबसे पहला कंपाउंड क्या बना लेना, एल्डिहाइड बना लेना, और जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा वैसे एक्स बना लेना अपोजिट रिएक्शन करके, ठीक है। फिर एक्स से फिर जेड बना लेना Na को ऐड करके, क्योंकि ये वाला कंपाउंड जो होगा वो आई थिंक अल्कोहल वाला बनेगा, क्योंकि रिएक्शन अभी हमने पढ़ी थी, हाँ ये अल्कोहल वाला ही बनेगा। फिर इसमें Na ऐड कर देना। अब फिर ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपको समझ नहीं आएगी। ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये वाली रिएक्शन भी मैंने कल पढ़ाई थी और बहुत अच्छे से पढ़ाई थी कि अगर मेरी ये कंडीशन एकदम मस्ट है तो ये इसको फॉलो करेगा, और नहीं है तो फिर ये क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। वो एल्कीन डिपेंड करता है कि किस तरीके वाला एल्कीन होगा। अब जैसे इसने तो ये वाला एल्कीन बनाया है कि ये वाली चीज थी, इसका एल्कीन बना दिया और इस वाले को ऐसे उतार दिया ये OH के साथ, क्योंकि इसमें टेंडेंसी होती है एल्कीन बनाने की। अब इसका डिटेल जानना है कि हाँ ये कैसे हुआ क्यों हुआ, तो ये आप पिछले वीडियो में देख लेना। वैसे तो मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट इसमें भी इंक्लूड कर रखा है। अब चलो और वेरी शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन थे वो भी कर लेते हैं। देख लो हमने कितने ही कम टाइम में मतलब कितने क्वेश्चन कर लिया। अभी तक हमने लगभग 40 प्लस तो कर ही लिए होंगे। फिर अगेन IUPAC नेम, आपका क्वेश्चन IUPAC नेम, आपका एक क्वेश्चन हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन। अब इथेनॉल को इथीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो या फिर दूसरी चीज भी आप डाल सकते हो अगर आपको पता हो तो, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो ये तो कॉमन चीज है, ये तो सबको ही पता होती है। फिर अगला हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम द एप्रोप्रिएट एल्कीन, यानी कि आप इसको किस एल्कीन से बनाओगे। तो अब देखो ये ना हमारा रिएजेंट ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसके साथ हम कैसे डील करेंगे वो समझो। पहले OH को मैं कहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ, यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ या फिर यहाँ शिफ्ट। मान लो मैंने इस वाले पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। अब इस वाले पोजीशन के बाद मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि अल्फा हाइड्रोजन, पिछले 2 लेक्चर से मैं अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बता रही हूँ। और जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जहां पे भी ज्यादा होंगे, अगर मान लो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मैं काउंट करूँ तो कितने होंगे, 3 3 6, मतलब कितने हो गए 6 7 8 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से 9 मिलेंगे। और जबकि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ मेरे को कितने मिल रहे होंगे, 5 मिल रहे होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से 5 मिले, यहाँ से 9 मिले, मैं किसको प्रायोरिटी दूंगी, 9 वाले को प्रायोरिटी दूंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, दैट इज ZZEF रूल, वन एंड ओनली योर ZZEF रूल। उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। फिर अगला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनॉल, एक्सप्लेन। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम इसलिए होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इन्होंने भी यही चीज लिखी है। अब थोड़ा सा अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट पता है
तो अपना ही लिख के आना है। इसमें वही वो साइक्लिक वाली रीजन आ जाएगी, ये वाली चीज भी मैंने ऊपर अभी बताई है। ऑफ द टू हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड ROH एंड R-OH, द फर्स्ट वन इज बेसिक एंड अदर इज एसिडिक इज बिहेवियर, R इज डिफरेंट फ्रॉम R- यानी जो पहला वाला वो तो बेसिक है और दूसरा वाला जो एसिडिक इन बिहेवियर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक अल्काइल ग्रुप की एक अराइल ग्रुप की, क्योंकि अराइल ग्रुप जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, उसके कंपेयर में अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, दैट इज 4 नाइट्रोफिनॉल फिनॉल एंड 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रो 2,4 वाले का, फिर 4 का, फिर इसका नाइट्रो की कंडीशन ऊपर अभी बताई थी। फिर अगला फिनॉल इज एसिड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, वाई, क्योंकि फिनॉल जो होता है वो कमजोर होता है। अब देखो इसका रीजन मैं पूरा बताती हूँ। अब फिनॉल क्यों नहीं रिएक्ट करता सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो किसको कंटेन करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंटेन करता है, और फिनॉल के बस की बात है नहीं कि ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या तो बॉन्ड फॉर्म करे या फिर इसका जो बॉन्ड है उसको तोड़ सके। तो अब ये बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है उसमें देखो यहाँ पे एसिड है, फिर यहाँ पे NaHCO3 है। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं भी कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, जिसमें अगर देखो यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, उसमें अगर मैंने NaHCO3 डाल दिया, तो ये इसको मैं कह देती हूँ एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए क्योंकि जैसे ये रिएक्शन होगी तो ढेर सारा क्या रिलीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। बट मेन डाउट बच्चों का ये होता है कि इस रिएक्शन को तो हम वैसे बाइकार्बोनेट रिएक्शन कहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि फिनॉल को क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फिनॉल के अंदर इतना पावरफुल नहीं है, फिनॉल अभी राजा नहीं बना कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ नया बनाए या फिर तोड़ सके। सजेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। अगेन अब मेरे को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाली चीज चाहिए। अब देखो मैं एक और चीज आपको यूनिक बात बताती हूँ कि अगर मान लो CrO3 है, ठीक है, CrO3 जब H2SO4 के साथ आया तो ये हमेशा किसकी तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, और अगर मैं CrO3 को अकेले ले लूँ तो बिल्कुल किसकी तरह काम करेगा, वीक की तरह काम करोगे। इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। फिर अगला सेकंड है KNO4OH, ये वाली कहानी अभी पीछे ही बताई थी, ये तो स्ट्रॉन्ग होता ही है और ऑक्सीडेशन तो एक ही बार में कर देगा। फिर अगला H3O पॉजिटिव, अगर सिर्फ वाटर रहता तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन अगर वाटर के साथ में अगर ऐसे लिख दूं तभी ये स्ट्रॉन्ग ही कहलाएगा। फिर अगला एसिडिफाइड KMnO4 और K2CR2O7, तो KMnO4 से इतना पावरफुल होता है कि ये अकेले ही काम कर देगा। अब चाहे वो KMnO4 का OH और KMnO4 का H पॉजिटिव के साथ भी मैंने बताया था कि H पॉजिटिव जो होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल और दूसरा जो होता है 2 डिग्री अल्कोहल के काम करेगा। हाउ इज टूलिन ऑब्टेन फ्रॉम द फिनॉल टूलिन। अब ये तो कन्वर्जन वाली रिएक्शन, और ये कन्वर्जन का आंसर आपका अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी है नहीं इसमें। फिर सजेस्ट अ रिएजेंट ऑफ द फॉलोइंग, और ये क्वेश्चन आते हैं, 11th वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। सजेस्ट अ रिएजेंट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन, यानी ऐसे कौन से रिएजेंट है जिससे मैं ये कन्वर्जन करूंगी। तो इसमें करी क्या रहे, 2 डिग्री वाला अल्कोहल था उसको कन्वर्ट करे कीटोन, और 2 डिग्री से वैसे भी कीटोन ही बनेगा। इसमें इन्होंने यूज करा है CrO3 पायरिडीन HCl। और देखो इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में और कोई से रिएजेंट है तो वो भी बिल्कुल सही होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज मॉल्बिडियम वाला एक रिएजेंट है, एक यही वाला पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है, और एक साथ में PDC तो है ही। डीनेचर्ड एल्कोहल वाली लाइन कल पढ़ाई थी, क्यों होती है कैसे होती है। कॉपर सल्फेट डाल देते हैं, पायरिडीनियम डाल देते हैं, इसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। पायरिडीन की वजह से क्या आता था, स्मेल आता था। एक्सप्लेन व्हाई सोडियम मेटल कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग डाइथाइल but not ethyl alcohol due to the presence of an active hydrogen atom. ethyl alcohol react with सोडियम मेटल, ये तो रिएक्शन है बेस्ड, ये Na वाली ये वाली भी मैंने पढ़ाई थी। तो अब देखो डाइथाइल ईथर ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अब देखो इसमें तो ये वाला हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल, इसलिए इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके इधर भी हमारी इसके इस साइड भी कार्बन चेन है, इस साइड भी कार्बन चेन है, तो वो कहाँ से अपना हाइड्रोजन रिप्लेस करेगी। तो इसके अंदर ये करेक्ट है इसलिए क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, प्लस पे H पॉजिटिव है। वट इज द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, तो टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी एंड प्राइमरी। फिर अगला है यूज इन द फॉलोइंग हो जाएगा, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ द एनिसोल हो जाएगा, ये तो कॉमन रिएक्शन है, दैट इज ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट वाली रिएक्शन। फिर इसके बाद देखो अगर मैंने यहाँ पे शायद मैंने 2 केस स्टडी बेस करवाए थे और उसमें से मैंने अभी एक ही करवाया, चलो तो पैसेज 2 भी पढ़ ही लेते हैं साथ के साथ। वाइज विलियमसन सिंथेसिस नॉट एप्लीकेबल व्हेन द एल्काइल हैलाइड यूज इन टर्जरी, यानी कि जब मैं एल्काइल हैलाइड को यूज करूंगी टर्जरी के अंदर तब क्यों नहीं ये रिएक्शन काम होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नहीं होती क्योंकि ससेप्टेबल टू डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि जो 3 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड है वो अगर बन गया ना तो ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो रिएक्शन फिर आगे कैसे बढ़ेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड एंड एलिमिनेशन रिएक्शन अकर। तो यही मेन रीजन है, या तो ये लिख देना कि बल्किनेस होती है, बल्किनेस की वजह से रिएक्शन नहीं हो पाती, या फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन ससेप्टेबल टू डिहाइड्रोजिनेशन, ये भी बिल्कुल सेम बात है। और ये वाली रिएक्शन अभी अगले ही चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एल्काइल फिनाइल ईथर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अप। ये तो देखते हैं हाउ वुड यू ऑब्टेन एलाइल फिनाइल ईथर। एलाइल वाली चीज मैंने अभी बताई थी, फिनाइल वाली एक बार एक क्वेश्चन खुद ट्राई करना, क्योंकि पेपर में तो आपको ही करना है, तो खुद एक बार ट्राई करना और समझ आ जाएगा आपको अगर एलाइल वाला कंसेप्ट पता है। व्हाट हैपेंस व्हेन द बेंजाइल ईथर
इथाइल ईथर रिएक्ट्स विद HI। ये भी अगेन आपका ही क्वेश्चन है कि बेंजाइल इथाइल ईथर अगर रिएक्ट कर जाए किसके साथ, HI के साथ। चलो ये फिर भी मैं करवा देती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये देखो बेंजाइल बनाओ, सबसे पहले बेंजाइल के लिए मैंने क्या बोला था, कल ही बोला था CH3 वाला ग्रुप लगाओ, बेंजाइल इथाइल और ईथर, ठीक है। ये चीज मैंने बना दी, किसके साथ, जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HI के साथ। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या चीज कल सिखाई थी, अच्छा बताओ इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री है तो किसके साथ टेंडेंसी रखेगा जाने के लिए, छोटे वाले के साथ कि बड़े वाले के साथ। अब बहुत छोटे वाले के साथ ही जाएगा ये, तो ये C2H5 के साथ अगर मैं भेज दूं तो ये क्या बनाएगा, C2H5I बनाएगा, और साथ में जो दूसरा कंपाउंड होगा वो कहीं ना कहीं हमारा क्या बन जाएगा, ये CH3OH वाला कंपाउंड बन जाएगा। एक बार इससे रिएक्शन, एक सेकेंड, ये क्या लिखा है, बेंजाइल आयोडाइड एंड इथाइल एल्कोहल। अच्छा इथाइल एल्कोहल बनाया है इन्होंने, ठीक, इथाइल का एल्कोहल। हाँ इसका भी रीजन है, देखो अब पहली बार में तो मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, आप भी ऐसी स्पीड में गलत कर देना 1 डिग्री को देख के, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या चीज डील कर रही होगी, रेजोनेंस, और जहाँ रेजोनेंस वहाँ पे स्टेबिलिटी, और जहाँ पे रेजोनेंस होती है तो उसी की प्रायोरिटी पहले होती है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, और मैं क्या चाहती हूँ, बहुत ही ज्यादा स्टेबल वाली चीज ही तो चाहती हूँ। और यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाली रिएक्शन गलत हो जाएगी, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3I आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, C2H5OH आ जाएगा। ये वाली बात ध्यान रखना। और ये गलती मैंने बिल्कुल जानबूझ के की थी, ऐसे ही आप भी स्पीड में करोगे और गलती हो जाएगी, तो स्पीड में नहीं करना है उतना पेपर में जो समझ ही ना आ सके। नेम द एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड यूज्ड सिंथेसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अब इन्होंने नाम तो बहुत तगड़ा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेम द एल्काइल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड यूज्ड टू सिंथेसाइज टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। टर्शरी ब्यूटाइल यानी ये तो नाम से पता चल रहा है कि 4 कार्बन तो होगा, ठीक है। अब इथाइल ईथर लगा हुआ है तो एक साइड क्या बना दोगे, इथाइल बना दोगे। अब ये चीज जो है मेरी किससे बनी थी, अब मैंने आपको सिखाया था कि मेरा एल्काइल ग्रुप है वो तो 1 डिग्री 2 डिग्री ज्यादा से ज्यादा, या फिर सुपर 1 डिग्री का होता है, तो एल्काइल ग्रुप तो 100% क्या बना होगा, ये वाली चीज एल्काइल वाली बनी होगी, और ये वाली चीज जो है वो ONA वाली यानी सोडियम वाली जो चीज होती है वो ये वाली बनी होगी, क्योंकि सोडियम के पास प्रायोरिटी है कि वो कुछ भी बना सकता है। और ये देखो रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड एंड सोडियम, इथाइल ब्रोमाइड एंड सोडियम, वही वाली चीज है जो मैंने आपको अभी बताया। फिर अगला है दिस ऑन रिएक्शन विद HI गिव्स दिस एंड दिस एज द मेन प्रोडक्ट एंड नॉट दिस एंड दिस गिव रीजन, यानी इसने ये वाला प्रोडक्ट दिया, ये वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं दिया, इसका अब किस पे बेस्ड है, अच्छा बताओ ये वाली रिएक्शन किस पे बेस्ड है, SN1, और SN1 का मतलब क्या होता है, कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, 3 2 का 1, माय नेम इज कार्बोकेटाइन, वही वाला मैकेनिज्म लगेगा, सेम वही वाले फॉर्मूला लगेंगे। तो देखो अब आपको पता भी नहीं चला कि मैंने किस तरह 50+ से क्वेश्चन सारे करवा दिए। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि पहला वाला चैप्टर था, हेलो एल्केन एंड हेलो इथेन। इसके क्वेश्चन मैं कम लाई थी क्योंकि ये चैप्टर सेकंड चैप्टर के कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइलिक हैलाइड, कल ही पढ़ाया था मैंने। विनाइल कैसा होता है, विनाइल ऐसा होता है कि जो भी हमारा कंपाउंड है उसमें, अब जैसे इन्होंने बेंजीन बनाया ऐसे होगा, और अगर वैसे मैं देखूं तो अगर मान लो क्लोरीन है तो इसी के साथ डबल बॉन्ड अटैच होगा, मतलब जो भी हमारा हेलोजन वाला ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच होता है। अब इसमें से आप अलग अलग ऑप्शन पढ़ना और देख लेना, ये क्वेश्चन उतना बड़ा तो है नहीं। द पोजीशन ऑफ Br इन कंपाउंड दिस कैन बी क्लासिफाइड एज, इसको मैं कौन सा पोजीशन बोलूंगी, एलाइलिक पोजीशन बोलूंगी। एलाइलिक अभी मैंने पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ाया, वहां से आपको तो याद होगा। द पोजीशन ऑफ Br इन द कंपाउंड दिस कैन बी क्लासिफाइड एज, मतलब इसको भी हम किस में क्लासिफाइड करेंगे, वही वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, तो इन्होंने पहले क्या लिखा है, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन लिखा हुआ है, तो मीथेन है, नाम से पता चल रहा है। उस पर 2 क्लोरीन लगाओगे तो एक ही पे लगेगा, एक पे लगेगा तो क्या बोलोगे, इसे जेमिनल बोलोगे, विसिनल तो ये होगा नहीं। 1 2 डाइक्लोरोइथेन, हाँ ये बात सही है। अभी और ऑप्शन देखते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड एंड एलाइल क्लोराइड। इसका भी मैंने मेन रीजन अभी मैंने अपने PDF में लिखा है, अभी मैं बता भी दूंगी आपको। एलाइल क्लोराइड, एलाइल का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर अगला जैसे इथाइलिडीन लिखा है, अब आपको इथाइलिन क्लोराइड और इथाइलिडीन क्लोराइड इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो ये देखो इथाइलिन क्लोराइड जो होता है वो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करा है कि इथाइलिन क्लोराइड जो होता है वो कैसा होता है, कि जिसमें हमारा ये वाला मतलब जब हमारे एडजेसेंट क्लोरीन अटैच हो तो उसे इथाइलिन बोलेंगे, और जब एक ही कार्बन पे अटैच हो 2 क्लोरीन तो उसे हम क्या बोलेंगे, इथाइलिडीन बोलेंगे। अब इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे जो डीन होते हैं, किसी भी कॉलेज के जो डीन होते हैं वो कितने होते हैं, सिर्फ एक ही होते हैं। किसी भी कॉलेज के जो डीन होते हैं वो सिर्फ एक ही होते हैं। अभी आप पढ़ रहे हो, फिर कॉलेज में जाओगे तो वहां पे डीन तो सिर्फ कितने होंगे, एक ही होंगे। तो डीन एक ही होंगे तो वो सिर्फ एक के साथ ही डील करेंगे ना, एक के साथ डील करेंगे इन द सेंस एक ही कार्बन पे होंगे, ठीक है। ये सिंपल सा है कि डी से याद कर लेना, इसमें तो डी आ नहीं रहा। अब जहां भी डी लगेगा तो हमेशा आपकी कंडीशन कौन सी वाली प्रेफर होगी, जेमिनल वाली होगी, ना कि दूसरी वाली, ठीक है।
तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। मैंने इसका भी मेन डिफरेंस बता दिया, तो अब इसके हिसाब से आंसर देखना कि कौन सा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हेलो एल्केन कंटेन हेलोजन एटम अटैच्ड टू द sp3 hybridized कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, आइडेंटिफाई हेलो एल्केन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। यानी हेलो एल्केन कौन सा है, ये भी क्वेश्चन इजी सा ही है। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। 2 ब्रोमोपेंटेन, हाँ तो ये है हेलोजन। विनाइल क्लोराइड, क्लोरो इथीन, इथीन लगा हुआ है विनाइल क्लोराइड लेकिन क्लोरो इथीन लगा हुआ है, तो इथीन लगा हुआ है तो sp3 कहाँ से हो गया, वो 2 क्लोरो एसिटोफिनॉल। और एसिटोफिनॉल जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, सारे के सारे कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp3 वाली कंडीशन गलत हुई। ट्राई क्लोरोमीथेन, 3 क्लोरीन और फिर मिथेन लगा रखा है, यानी CHCl3, दैट इज ये वाला रिएक्शन मैंने कल भी पढ़ाया था, दैट इज CHCl3 जिसे हम बोल देते हैं क्लोरोफॉर्म, जिसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ये सारी चीजें मैंने कल पढ़ाई थी। इसी तरह हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। फिर IUPAC नेम आपको क्वेश्चन, IUPAC नेम आपको क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्रेफर टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम द अल्कोहल, यानी कौन सा प्रेफर करोगे, थायोनिल क्लोराइड, क्योंकि इसके सारे बाय प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिन क्लोराइड आर आइसोमर। अब ये क्वेश्चन खुद से करना, अभी ऊपर वाले पे बेस मैंने यहाँ पे समझाया था। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। तो डेंसिटी के लिए मैंने कल क्या बताया था आपको, अगर मैं पूरे ऑर्डर की बात करूँ, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हमारा डेंसिटी जो है ना, वो सिंपल कॉन्सेप्ट कहता है कि मैं भेदभाव तो बिल्कुल करने वाला हूँ नहीं, जो जितना बड़ा साइज है, जो जितना बड़ा साइज रखता है उसकी डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगी, तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी विल इंक्रीज। जब डेंसिटी इंक्रीज होगी उसी हिसाब से आप देख लेते हैं कि हमारा नॉर्मली ये ग्रुप था, इसमें तो कोई है ही नहीं, इस पे चलो एक क्लोरीन है, इस पे 2 क्लोरीन है और इस पे ये भी 2 है। अब इसमें एक ब्रोमीन आ गया तो क्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन क्लोरीन में कौन बड़ा होगा, ब्रोमीन क्लोरीन होगा इस हिसाब से, फिर क्लोरीन क्लोरीन, फिर सेकंड हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा। डेंसिटी का ट्रेंड मैंने बता दिया। फिर अगला है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में कैसे मैं अरेंज करूंगी कि अगर मान लो कि सेकंड वाला ये बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने किसके बेसिस पे दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे दे रखा है, और मैंने पढ़ा चुकी हूँ मैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर what molecular mass हो जाएगा, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर व्हाट ब्रांचिंग। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड क्वेश्चन है, तो करना खुद से। अब तो मैंने मेन पॉइंट तो बता ही दिया, अब अरेंजमेंट तो आप खुद ही करोगे। Chlorobenzene is formed by the reaction of chlorine with benzene in the presence of AlCl3. Which of the following species attacks the benzene ring in this reaction? यानी कि अगर क्लोरोबेंजीन बन रहा है फ्रॉम बेंजीन, तो इसमें वैसे भी कौन मतलब उस पर अटैक कर रहा होगा। तो मान लो हमारा ये नॉर्मली बेंजीन था, यहाँ पे क्लोरीन पॉजिटिव था, यहाँ पे नॉर्मली हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। देखो इनिशियली अगर मैं क्लोरीन देखूं तो ये किस वाले ग्रुप का एलिमेंट है, 17th ग्रुप, दैट इज योर हेलोजन ग्रुप। ठीक है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके पास जो लास्ट वाले जो सबशेल होता है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाने के लिए मैंने किसे डिनोट करा है, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव से डिनोट करा है कि अगर इसको एक पॉजिटिव मिल जाए तो ये फिर अपना बॉन्ड बना लेते, तो इसलिए वो वही कह रहे हैं कि कौन सा क्लोरीन यूज करोगे, तो क्लोरीन पॉजिटिव ही यूज करेंगे। फिर अगला है विच रिएजेंट विल यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, में से आप कौन सा रिएजेंट यूज करे होंगे इस रिएक्शन के लिए। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि Cl2 UV लाइट, अगर यहाँ पे वो वाली रिएक्शन रहती फ्री रेडिकल वाली, तो वो वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही चला जाता है, क्योंकि ये वाली चीज और वो वाली चीज 100% सेम है। इसमें ये होता है कि देखो जैसे यूवी लाइट है या फिर जो हमारा फ्री रेडिकल है, उसमें जितने कंपाउंड हो सकते हैं ना, अब जितने तरीके के, वो सारे तरीके के फॉर्म होते हैं, जैसे कि ये क्लोरीन है, फिर यहाँ पे भी एक क्लोरीन है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर अगला है द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज आर। अब इसमें कौन सा मैं रिएजेंट यूज करूंगी, ये रिएक्शन टू मच इंपॉर्टेंट है और पहली बार में समझ मेरे को भी नहीं आई थी, तो समझो आपको ये लगेगा। देखो आपको क्या लगेगा, मैं समझाती हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर इसका मैंने बना दिया, बढ़िया। अब आपका काम क्या है, ये बी आर हटाया आपने बी आर हटाया, बहुत बढ़िया। ये बन गया आपका CH डबल बॉन्ड CH, एंड दैट इज योर CH2 ये काम हुआ। अब आप तो कहोगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आया। तो इसका सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इसको खोल दूं, ठीक है, ये इधर H आ गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया, इधर ये तो H था, ये भी H है, यहाँ पे भी H है। ठीक है, इस चीज को हटाओ, इस चीज को हटाओ, 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 CH वाला बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली चीज बन जाएगी। जब ये वाली चीज बन जाएगी तो ये आ जाएगा। अब मैं एक और यूनिक बात आपको बताती हूँ। यहाँ पे तो हमने ऐसे यूज करा कि जैसे मान के चलो, अभी ये वाली रिएक्शन शायद मैंने अपने PDF में भी ऊपर मेंशन की होगी, ये रिएक्शन। अब देखो ये इसमें तो मैंने पूरा स्टेप वाइज बताया कि पहले अल्कोहलिक KOH डालोगे तो एल्कीन बनेगा, फिर NaNH2 डालोगे तो ये बनेगा। लेकिन आप ये कहोगे कि NaNH2, ये यूनिक बात है कि NaNH2 इतना पावरफुल है कि अगर मैं स्टार्टिंग में ही NaNH2 डाल दूं ना, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली क्या किसका फॉर्मेशन कर देता है, एल्काइन का फॉर्मेशन कर देता है, कुछ और ऐड नहीं करना है। लेकिन अगर मैं बाद में डालूंगी तो ये बाद में बनाएगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग में डाल दूं तो ये करेगा। लेकिन अल्कोहलिक KOH इसके आगे तो कुछ भी नहीं है।
फिर उसके आगे अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, इसी पे ये बेस्ड लिखा था इन्होंने। अल्कोहलिक KOH हो जाएगा, फॉलोड बाय NaNH2, ये बता दिया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विद हैलोजन एसिड, यानी हैलोजन एसिड के साथ इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, 3 2 का 1, माय नेम इज कार्बोकेटायन, 3 2 का 1, माय नेम इज हाइड्रेशन रिएक्शन, 3 2 का 1, माय नेम इज हाइलोजिनेशन रिएक्शन, इसी पे ये बेस्ड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड विद एस्टेरिक इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मतलब कि सारे ही एलिमेंट क्या कैसे होने चाहिए, अलग अलग, तो इसमें अलग अलग है, इस वाले में भी अलग अलग है, इस वाले में भी अलग अलग है, इस वाले में तो अलग नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन दो सेम आ गए। फिर इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये वाला क्वेश्चन अभी बचा के रखते, देखते हैं और पहले और बाकी क्वेश्चन फिर करेंगे। 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ दिस विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर, मतलब 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे इस वाले कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इस कंपाउंड को ड्रॉ करो, दैट इज मैंने यहाँ पे करा हुआ CH3, CH हो जाएगा, COH हो जाएगा और OH हो जाएगा। अब इसका अगर मैंने मिरर इमेज बनाया तो क्या सुपर इम्पोजिबल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो अब एनाइंशोमर मेरे को लग रहा है। अब देखो इसके पहले ऑप्शन देखते हैं, पहले इन्होंने लिखा है मीजोमर्स, मीजोमर्स तो नहीं होगा। अब मीजोमर्स क्या होता है वो समझाती हूँ मैं थोड़ा डिटेल में, कि मान लो ये हमारी एक चेन दे रखी है। अब मीजोमर्स क्या होता है कि मतलब मीजोमर्स ये होता है कि अगर मैं मान लो यहाँ पे CH3 लगा रही हूँ, यहाँ पे भी CH3 लगा रही हूँ, यहाँ पे भी CH3 लगा रही हूँ, और जिस तरह मैंने ऊपर ऑर्डर लगाया बिल्कुल सेम उसी तरह नीचे भी ऑर्डर लग जाएगा, और इसको बीच से मैं तोड़ूंगी तो इसी को हम क्या कह देते हैं, मीजोमर्स कह देते हैं। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और ये तो नहीं होगा क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो मीजोमर तो 100% ही होगा। अब मीजोमर्स आप यही मत समझना कि हमेशा CH3 दिया होगा, नहीं, आप किसी भी कंपाउंड का बीच से तोड़ दो, ऊपर वाला बिल्कुल सेम, नीचे वाला बिल्कुल सेम, तो मीजोमर्स होगा। और अगर ऐसा है तो 100% मीजोमर्स होगा। आप देखो एनाइंशोमर और डायस्टीरियोमर्स, इसके बीच में भी मैंने डिफरेंस अपने PDF में आगे लिखा है, वैसे तो मैं यहाँ पे भी समझा रही हूँ। देखो ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल ही होता है, ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल ही होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। अब इसमें डिफरेंट होती है लेकिन है दोनों ही नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि यही होगा कि यही होगा, लेकिन अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है तो वो एनाइंशोमर है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी, इसलिए ये किस कैटेगरी में आ गया, एनाइंशोमर। नहीं तो डायस्टीरियोमर्स भी हो सकता था आंसर, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि डायस्टीरियोमर्स नहीं है। अभी जो मैंने आंसर की PDF दिया उसमें मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन करा है। फिर अगला है एट्रोपो आइसोमर्स, ये क्या होता है, मतलब एट्रोपो आइसोमर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, मिरर इमेज फॉर्म करना चाहिए, और एनाइंशोमर भी होना चाहिए, और साथ में मिजोमर भी। यानी जब मिजोमर जैसी कंडीशन और एनाइंशोमर जैसी कंडीशन दोनों मिल जाती है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। आप देख रहे हो मतलब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे में वही लाइन, जैसे CBSE में आ रखा है, ये भी CBSE में आ रखा है। अब देखो रेसिमाइजेशन, ये भी बताया था, SN1 रिएक्शन, SN1 में क्या होता है, इन्वर्जन प्लस रिटेंशन, दैट इज योर रेसिमाइजेशन रिएक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइनेलाइट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन। तो जिसका जितना बड़ा साइज वही करेगा SN1 रिएक्शन तेजी से। ये तो मतलब मॉलिक्यूलर मास वाला क्वेश्चन हो गया। फॉर द फॉलोइंग आयोडीन ब्रोमीन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो जिसका जितना ज्यादा साइज होगा, अब देखो जो जितना ज्यादा बड़ा है वो उतना टेंडेंसी रखता है ना अपना नॉलेज देने का, ठीक है, और जो छोटे होंगे वो तो उतना टेंडेंसी नहीं रखेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, आयोडीन वाला जाएगा। फिर अगला है टोलिन रिएक्ट्स विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन सेकंड क्लोराइड गिव्स ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड, द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और पहले चैप्टर में तो वैसे भी हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो पढ़ा है। और ये वाली रिएक्शन तो बहुत ही इजी वाली रिएक्शन है, दैट इज FeCl3 वाला जो होता था, ये भी पढ़ाया ही हुआ है मैंने, और ये रिएक्शन तो आपसे आई थिंक हो ही गई होगी। फिर अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, दैट इज SN2 इन्वर्जन एंड SN1 रेसिमाइजेशन। अब ये वाली रिएक्शन देखो, SN1 रिएक्शन जब ऐसे वो आए मैच द फॉलोइंग, तो इधर वाला पहले पूरा पढ़ लो फिर इधर वाला पढ़ो, फिर देखना अपने आप समझ आएगा। SN1 रिएक्शन केमिकल इन फायर एक्सटिंग्विशन, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन, एल्काइडीन हैलाइड, एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, विसिनल डाइब्रोमाइड, जेमिनल डाइब्रोमाइड, रेसिमाइजेशन ZF और क्लोरोबिटेल। अब ये इस ऑप्शन में पहले मत जाना, सबसे पहले क्या करोगे, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इस वाले में ये जानो कि आपको सबसे ज्यादा किसके बारे में पता है। तो मैं आपकी तरह ही हूँ, मेरे को रेसिमाइजेशन के बारे में सबसे पहले पता है, तो मैंने देखा रेसिमाइजेशन, फिर इधर देखा तो मेरे को दूर से ही पता लग गया कि SN1 होगा, ठीक है। फिर मैंने दूसरी बार देखी, अब दूसरी बार देखी तो यहाँ पे मैं जेमिनल और विसिनल में कंफ्यूजन हो गया, आई नो, छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेटजेफ रूल आया, सेटजेफ रूल अगर मैं देखूं तो सेटजेफ रूल वाला जो ऑप्शन है वो किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर के साथ तो कोई नहीं है, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन के साथ भी कोई नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन जैसी चीज अभी मैंने पीछे भी बताया था कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो, उन सब के साथ क्या जाता है, सेटजेफ रूल जाता है, यानी इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा।
फिर अब इसमें विसिनल और जेमिनल में मेरे को फिर से दिक्कत हुई, तो अब मैं फिर जो ये ई वाला ऑप्शन है वो देखूंगी किसके साथ जा सकता है। तो ई वाला ऑप्शन केमिकल एक्सटिंग्विशन, हाँ जाता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है क्लोरो ब्रोमो कार्बन, तो हाँ ये होता है। जैसे क्लोरो वाला कार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, सिमिलरली क्लोरोब्रोमोकार्बन भी केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में हम काम करते हैं। फिर अब देखो, अब 2 ऑप्शन बचे। अब क्या बचे, कौन-कौन से? एक ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन बचा है और एक एल्काइडीन बचा है। तो सेकंड वाला जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे थर्ड वाले किसके साथ जाएगा? ए वाले के साथ जाएगा, क्योंकि ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन है। एल्कीन बोला है तो एक इधर कार्बन एक इधर बोला है, तो दोनों पार्ट में ही तो आप डिवाइड करोगे ना, इसका फ्री रेडिकल इसका फ्री रेडिकल, तो विसिनल चला जाएगा। और जेमिनल कब जाएगा? जब हमारे पास सेम था। और मैंने फिर क्या बताया था, डी फॉर डीन। डीन जो होता है वो किसी भी कॉलेज का एक होता है, यानी सिंगल कार्बन पे क्या बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? 2 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और इसी तरीके से अब हमारा एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा था जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आ सकता है वैसे बोर्ड में, लेकिन है इजी। जैसे मान लो हमने मतलब एक होता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। जब मैं आगे और रिवीजन करवाऊंगी आपको, तब आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल बनाऊंगी कि किस तरह ये आता है, किस तरह इसका यूज होता है। लेकिन अभी शॉर्टकट में समझ लो कि आर जो होता है क्लॉकवाइज होता है, सी जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। और इस तरीके के अरेंजमेंट, ये वैसे कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वेज एंड डैश वाला स्ट्रक्चर है। और वेज एंड डैश वाले में हमारी प्रायोरिटी देखो, अगर हमारा हेलोजन दे रखा है तो सबसे पहले, अब हेलोजन में कुछ भी हेलोजन दे रखा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी हेलोजन को देखो, जहां पे भी हेलोजन दिखा सबसे पहला नंबर उसी को दो। दूसरा, अगर मेरी कंडीशन ये है कि अगर मेरे को कहीं भी एल्काइल ग्रुप दिखा तो एल्काइल ग्रुप में कंडीशन दो, अगर 2 एल्काइल ग्रुप है कहीं और कहीं 1 वाला ग्रुप है, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? 2 वाले की ज्यादा होगी। यानी मैं किसके साथ डील कर रही हूँ यहाँ पे? मॉलिक्यूलर मास के साथ डील कर रही हूँ। उस हिसाब से ही मैं आपको सब चीज बता रही हूँ, आप उस हिसाब से ही करना। फिर अगर एक और चीज मैं बता देती हूँ, अगर मान लो हॉरिजॉन्टल में आपका 4, जैसे आपने नंबर दिया, जैसे 1 2 3 ये और 4 हॉरिजॉन्टल में आ गई, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। अगर आर है तो एस हो जाएगी, एस है तो आर हो जाएगी। इस बात का मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बिल्कुल बेसिक से बता दिया आपको, जो कि मतलब इतनी बड़ी थ्योरी में से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पे आपके क्वेश्चन बिल्कुल लग जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले ब्रोमीन को नंबर देंगे क्योंकि हेलोजन था, मैंने पहले बताया था। फिर उसके बाद C2H5, फिर CH3, फिर H वाला। बढ़िया। अब इस वाली की कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो अगर मैं करके देखूँ तो कैसा है, 1 2 3 कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, तो कैसी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी? आर वाली कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसी तरीके से मैं इस वाली की देखूँ तो एस वाली कॉन्फ़िगरेशन है। अब स्ट्रक्चर इसका सबका सेम है, लेकिन आप कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से देखना। और नंबरिंग की तो मैंने बात बता ही दी थी, तो इस तरीके से हमारा कौन सा आंसर चला जाएगा? ए चला जाएगा। तो बच्चों, आपको, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा एंजॉय करा होगा, और साथ में कुछ जो मेरे हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सीबीएसई के लास्ट के 10 इयर्स के, वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और इसमें मैंने बाकी के बोर्ड के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, और साथ में आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एग्जाम आइडिया जैसी बुक के भी क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। तो इस क्वेश्चन में से हो ना हो, आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे ही आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा तो और भी आ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके की और भी वीडियोस लाती रहूं और आपके मार्क्स को एनहेंस करती रहूं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम जो आपका भी होने वाला है। लेकिन कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। कोई सिंगल डाउट भी हो तो वो भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका भी जरूर से रिप्लाई दूंगी जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, या फिर तुरंत के तुरंत ही जब भी रिप्लाई दे दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बिल्कुल इसी इंटेंशन के साथ, इसी होप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।